to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Rule Guru. Let's compete. Today, I will discuss the second series MCQ on administration and finance. It is up to dated one. In this part, I will discuss 10 multiple choice questions with explanation. Also, easily you can get the rule position. It is very important one. So my friends, please subscribe my channel, share my channel and like my channel so that you can get notification for my upcoming videos. This part definitely it would be useful for different type of central government exams and also state government exams. The questions actually it is mingle of questions. I collect questions from different rules related to the administration and finance. So you see my WhatsApp number, it is 8327782034. You can also contact with me. My Telegram channel link is there, t.me/papi2034. Also you can join my channel so that you can get notification for my upcoming videos. Next one, follow my Facebook page, same Asit Government Rule Guru. And if you follow me in my Facebook page, also systematically in systematic order, you can get link of different videos, and also you can find different videos in order. So now I am going to discuss second series MCQ related to the administration and finance. You see, question number 1. What is the time limit for filing a sexual harassment complaint? जो मेरा फर्स्ट सीरीज एमसीक्यू था उसमें रॉन्ग था क्योंकि अभी अमेंडमेंट आ चुका है. सो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ए सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट. कब एक यदि एक वुमेन एम्प्लॉय को, फीमेल एम्प्लॉय को सेक्सुअली हरास किया जाता है तो वो कितना दिन के अंदर कंप्लेन करेगा, ये. और इसमें भी एक और भी क्वेश्चन आ सकता है, यदि रिपीटेडली उसको हरास किया जाता है तो जो लास्ट जो हरासमेंट होगा उससे वो कितना दिन के अंदर कंप्लेन कर सकता है. ठीक है. तो ये अमेंडमेंट है. प्लीज सॉरी, मेरा जो फर्स्ट सीरीज एमसीक्यू था उसमें रॉन्ग था. विदिन 3 months ऑफ द इंसिडेंट, विदिन 1 year ऑफ द इंसिडेंट, विदिन 6 months ऑफ द इंसिडेंट, विदिन 1 month ऑफ द इंसिडेंट. अभी अमेंडमेंट के बाद विदिन 1 year ऑफ द इंसिडेंट. पहले विदिन 3 months. सपोज कोई फीमेल एम्प्लॉय को वर्क प्लेस में सेक्सुअली हरास किया जाता है, तो जिस डेट में उसको सेक्सुअली हरास किया जाएगा उसका 1 year के अंदर वो कंप्लेन कर सकता है, मगर पहले वो 3 months में था. यदि रिपीटेडली हरास किया जाता है तो कब वो कंप्लेन करेगा? यदि रिपीटेडली उसको हरास किया जाता है, जो लास्ट हरासमेंट होगा ओके, उससे 1 year के अंदर वो कंप्लेन कर सकता है. ठीक है, क्लियर. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए. यहां पर क्लियरली है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल अमेंडमेंट एक्ट 2024. ठीक है. द करेंट अमेंडमेंट बिल ऑफ 2024 seeks to prolong the establish the time limit of 3 months for filing a sexual harassment complaint to 1 year. ठीक है, पहले 3 months था, अभी वो एक्सटेंड होकर 1 year हो चुका है. अच्छा, ये जो 1 year काउंट करेंगे हम कैसे करेंगे ना? फ्रॉम द डेट ऑफ द इंसिडेंट. ठीक है, जिस डेट में इंसिडेंट हो रहा है, जिस डेट में फीमेल एम्प्लॉय को सेक्सुअली हरास किया जाता है, उसी से 1 year के अंदर वो कंप्लेन कर सकता है. यदि सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स होता है तो जो लास्ट इंसिडेंट होगा, जो लास्ट इंसिडेंट होगा उससे वो 1 year के अंदर, विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट इंसिडेंट. ठीक है, तो अभी अमेंडमेंट हो चुका है, ये 1 year हो चुका है. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 को चलेंगे. ये भी एक अमेंडमेंट है क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर. ट्रैवल एंटाइटलमेंट फॉर एलटीसी, ट्रैवल एंटाइटलमेंट फॉर एलटीसी इन प्रीमियम ट्रेन्स इन शताब्दी और सिमिलर टाइप ऑफ ट्रेन्स फॉर पे लेवल 12 एंड अबव. ठीक है, यदि आप एलटीसी में जा रहे हो, जैसे आप प्रीमियम ट्रेन्स में ट्रैवल करेंगे, एलटीसी में जो लिव ट्रैवल कंसेशन है, शताब्दी और सिमिलर टाइप ऑफ ट्रेन्स में,
तो पे लेवल 12 एंड अबव, तो इसमें कौन सा क्लास आप एंटाइटल हो? जो लेवल 12 एंड अबव, एसी फर्स्ट क्लास, एग्जीक्यूटिव क्लास, शेयर कार, एसी सेकंड क्लास। आपको याद रखना है जो शताब्दी है और सिमिलर टाइप ऑफ ट्रेन से जो पे लेवल 12 एंड अबव है उनको एग्जीक्यूटिव क्लास मिलेगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी अमेंडमेंट हुआ है, इसका भी एक्सप्लेनेशन हम देख लेंगे। देख लीजिए टेबल को। ऑफिस मेमोरेंडम सब्जेक्ट एडमिसिबिलिटी टू ट्रैवल बाय तेजस एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस एंड हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन अंडर लीव ट्रैवल कंसेशन। ठीक है, पे लेवल दे दिया गया है। तो 3 कैटेगरीज है, लेवल 12 एंड अबव, लेवल 6 to 11, लेवल 5 एंड बिलो। इसमें दे दिया ट्रैवल एंटाइटलमेंट फॉर एलटीसी इन प्रीमियम ट्रेन्स, राजधानी, शताब्दी, डोरंटो, वंदे भारत, तेजस, हमसफर। ओके, ये सब प्रीमियम ट्रेन है। इसमें देख लीजिए शताब्दी और सिमिलर टाइप ऑफ ट्रेन्स, इसमें लेवल 12 एंड अबव एग्जीक्यूटिव क्लास। ठीक है, अदर जो है लेवल 6 to 11, लेवल 5 एंड बिलो चेयर कार। ठीक है, यदि आप राजधानी टाइप ऑफ और सिमिलर टाइप ऑफ ट्रेन्स देखेंगे तो लेवल 12 एंड अबव एसी फर्स्ट क्लास। ठीक है, लेवल 6 to 11 सेकंड क्लास, लेवल 5 एंड बिलो थर्ड क्लास। इसको आपको याद रखना है। अभी अमेंडमेंट हुआ है, डेट भी देख लीजिए 14 जनवरी 2025 में ये अमेंडमेंट हुआ है रिलेटेड टू द लीव ट्रैवल कंसेशन एलटीसी के लिए। ठीक है, क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, 3 स्टेटमेंट्स गिवन। यहां पर देखिए आजकल जो क्वेश्चन पैटर्न है इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है। तो मैं पहले बताया था कि ऑलवेज आई मेक क्वेश्चन, दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग नाउ इट इज। ओके, सो just you cope up or accommodate with this type of question so that you will not face any difficulty। देखिए 3 स्टेटमेंट्स हैं। A government servant in group B post shall not accept any gift without sanction of the government if the value exceeds rupees 3000। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट, ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन ग्रुप सी पोस्ट shall not accept any gift without sanction of the government if the value exceeds rupees 2000। थर्ड वन, ए कैजुअल मील और लिफ्ट और अदर सोशल हॉस्पिटलिटी shall be deemed to be a gift। तो ये जो दे दिया आप रूल 13 सीसीएस कॉन्डक्ट रूल, देखिए आप कॉन्डक्ट रूल 13 देखिए, ये गिफ्ट रिलेटेड है। फर्स्ट रूल पोजीशन को देखिए, रूल 13 देखिए। ठीक है, ये जो है गिफ्ट रिलेटेड है। ठीक है, गिफ्ट रिलेटेड है। तो इसमें याद रखना है, क्लियर, इसमें याद रखना है आपको। मैं बता देता हूं कि ये जो है फर्स्ट स्टेटमेंट ये गलत है। ये अभी रुपीज 5000 एक्सीड्स रुपीज 5000, ग्रेटर देन रुपीज 5000 फॉर ग्रुप ए एंड बी एम्प्लॉइज। ग्रुप ए एंड बी एम्प्लॉइज यदि वो कोई गिफ्ट रिसीव करेंगे, उसका जो एक्चुअली वैल्यू होगा वो मोर देन 5000 होगा, तो उसमें गवर्नमेंट का सैंक्शन चाहिए। विदाउट सैंक्शन आप कोई भी गिफ्ट जिसका वैल्यू मोर देन 5000 होगा आप रिसीव नहीं कर सकते। ठीक है, तो ग्रुप ए बी के लिए ग्रेटर देन रुपीज 5000, और ग्रुप जो सी है, अदर जो ग्रुप सी एंड डी है, ग्रेटर देन रुपीज 2000। तो गवर्नमेंट का इसमें सैंक्शन चाहिए, उसको भी एक्सप्लेन में करूंगा। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ये वैल्यू एक्सीड्स रुपीज 3000 नहीं, वैल्यू एक्सीड्स 5000। ओके, क्लियर। नेक्स्ट वन ग्रुप सी के लिए, ग्रुप सी के लिए मैं बताया था कि shall not accept any gift without sanction of the government if the value exceeds रुपीज 2000, ये ठीक है। सी एंड डी, यदि सी एंड डी जो ग्रुप सी एंड डी एम्प्लॉइज यदि वो गिफ्ट रिसीव करते हैं जिसका वैल्यू मोर देन रुपीज 2000 होगा, तो उसमें गवर्नमेंट का सैंक्शन चाहिए। विदाउट सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एक्चुअली ग्रुप सी एंड डी एम्प्लॉइज दे कैन नॉट एक्सेप्ट द गिफ्ट व्हिच वैल्यू इज मोर देन रुपीज 2000। मगर ग्रुप जो ए एंड बी जो एम्प्लॉइज है बिलोंग्स टू ग्रुप ए एंड ग्रुप बी,
उनको जो गिफ्ट मिलेगा यदि उसका वैल्यू मोर देन 5,000 रुपीज होता है तो अब उनको गवर्नमेंट सैंक्शन करना चाहिए, ठीक है। विदाउट सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ग्रुप ए एंड बी एम्प्लॉइज कैनॉट रिसीव द गिफ्ट हुज वैल्यू इज एक्स मोर देन 5,000। थर्ड देखिए, थर्ड स्टेटमेंट, ए कैजुअल मील और लिफ्ट और अदर सोशल हॉस्पिटैलिटी शैल बी डीम्ड टू बी ए गिफ्ट। यहां पर कैजुअल मील दे दिया तो ये इसको गिफ्ट हम नहीं मानेंगे, ठीक है। कैजुअली कोई आपको सपोज फ्री मील दे दिया, कोई फ्री लिफ्ट दे दिया और कोई फ्री सोशल हॉस्पिटैलिटी दे दिया, नॉट एक्चुअली फ्रीक्वेंटली, इट इज दिया है कैजुअली, ओकेजनली, तो ओकेजनली में इसको गिफ्ट नहीं माना जाएगा। तो इसमें जो क्वेश्चन है आप देख लीजिए, 1 and 3 इनकरेक्ट, 1 सेकेंड ओनली करेक्ट है, यहां पर तो ऑप्शन नहीं है, ठीक है। 1 and 3 इनकरेक्ट 1, तो मैं देखिए क्रॉस लगा चुका हूं, तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे, आप देख लीजिए। सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 रूल 13, फर्स्ट रूल पोजीशन को याद रखिए, इट इज रिलेटेड टू द गिफ्ट्स, ठीक है। ये देखिए, ए कैजुअल मील, नो गवर्नमेंट सर्वेंट और हिज फैमिली शैल एक्सेप्ट एनी गिफ्ट, द गिफ्ट इज फ्री ट्रांसपोर्ट, देखिए द गिफ्ट इज फ्री ट्रांसपोर्ट, लॉजिंग और बोर्डिंग और एनी सर्विस विथ ए पर्सन और रिलेटिव, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, गिफ्ट का मीनिंग भी पूछ सकता है क्वेश्चन, गिफ्ट में फ्री ट्रांसपोर्ट है कि लॉजिंग बोर्डिंग है कि कोई आपको कोई सर्विस दे रहा है, कोई पर्सन और कोई आपका रिलेटिव, ये सब गिफ्ट में आता है। इसके ऊपर भी डेफिनेशन आ सकता है, गिफ्ट के ऊपर आप डेफिनेशन देख लीजिए, ठीक है। यहां पर एक दे दिया कैजुअल मील, आपको कोई सपोज कैजुअल मील ऑफर किया, कोई कैजुअली लिफ्ट दे दिया कि कोई एनी अदर सोशल हॉस्पिटैलिटी दे दिया, तो कैजुअल केस में उसको गिफ्ट में काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल अवॉइड एक्सेप्टिंग lavish hospitality or frequent hospitality from any individual, industrial or commercial firms, organizations etc. having official dealings with him। सपोज आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आपके साथ कोई इंडिविजुअल का ऑफिशियल डीलिंग है, कोई इंडस्ट्री का ऑफिशियल डीलिंग है, कोई कमर्शियल फार्म का ऑफिशियल डीलिंग है, कोई ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिशियल डीलिंग है, और उससे आप कोई लाविश हॉस्पिटैलिटी ले रहे हो और फ्रीक्वेंट हॉस्पिटैलिटी ले रहे हो, तो वो गिफ्ट में चला जाएगा। तो वहां पर आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहे हो, ठीक है, समझ में आया। यदि किसके साथ आपका ऑफिशियल डीलिंग है और जिसके साथ ऑफिशियल डीलिंग है और उससे आप कोई लाविश हॉस्पिटैलिटी ले रहे हो, ठीक है, कि कोई फ्रीक्वेंट हॉस्पिटैलिटी ले रहे हो, तो वो एक्चुअली गिफ्ट में इंक्लूड होगा और वहां पर आपके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग हो सकता है क्योंकि आप ब्रीच किया, ओके, कंडक्ट रूल को, ठीक है। नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है, ऑन द ओकेजन्स ऑफ वेडिंग, एनिवर्सरीज, फ्यूनरल्स और रिलीजियस फंक्शंस, when the making of gift is in conformity with the prevailing religious and social practice, a government servant may accept gifts from his near relatives और फ्रॉम हिज पर्सनल फ्रेंड्स हैविंग नो ऑफिशियल डीलिंग। इसमें देखिए, आप जानते हो कोई वेडिंग है, एनिवर्सरी है, फ्यूनरल फंक्शन है, कोई रिलीजियस फंक्शन है, तो आपको कोई पर्सन गिफ्ट दे सकता है, कोई इंडिविजुअल गिफ्ट दे सकता है और आपका पर्सनल फ्रेंड गिफ्ट दे सकते हैं, मगर आपके साथ उनका कोई ऑफिशियल डीलिंग नहीं होगा, याद रखिए, उनके साथ कोई भी ऑफिशियल डीलिंग नहीं होगा, मगर ये सब ओकेजन में हम गिफ्ट देते हैं। तो एक गिफ्ट का लिमिट होता है, तो कौन सा लिमिट है जो एक्सीड्स होगा तो वहां पर गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए, ये। तो आप देखिए यहां पर दे दिया, बट शाल मेक ए रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट इफ द वैल्यू ऑफ सच गिफ्ट एक्सीड्स। यदि ग्रुप ए पोस्ट के लिए इससे ज्यादा होता है, ग्रेटर देन ₹25,000, तो अब गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए, ठीक है, समझ में आया। यदि आप कोई एनिवर्सरी है, वेडिंग है, फ्यूनरल फंक्शन है, रिलीजियस फंक्शन है, तो उसमें कोई आपको गिफ्ट देता है, कोई पर्सन, कोई आपका रिलेटिव, ठीक है, वो आपको गिफ्ट देते हैं, मगर उनके साथ कोई ऑफिशियल डीलिंग आपका नहीं है, तो आप रिसीव कर सकते हो, मगर यदि उसका वैल्यू ग्रेटर देन ₹25,000 होगा, ठीक है, तब आपका गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन, ग्रुप बी के लिए,
वैसा ही ग्रेटर देन 15,000, यदि गिफ्ट का वैल्यू ग्रेटर देन 15,000 होगा, 15,000 होगा, तब गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए। ठीक है। सिमिलरली ग्रुप सी पोस्ट के लिए ग्रेटर देन ₹7,500, इस केस में भी क्या है, ग्रेटर देन ₹7,500 मीन्स आपका गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए। ठीक है। विदाउट सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट यू कैनॉट रिसीव द गिफ्ट। और आप सपोज परमिशन मांग रहे हो, इसमें भी एक क्वेश्चन आ सकता है। यदि आप ये जो परमिशन मांग रहे हो, तो जिस डेट में गवर्नमेंट, सपोज आप गवर्नमेंट को परमिशन मांगा, जो आप लेटर लिखा कि मुझे परमिशन चाहिए, ये जो रेस्पेक्टिव लिमिट है उसको क्रॉस कर रहा है और मुझे परमिशन चाहिए, जब गवर्नमेंट वो आपका लेटर को एक्सेप्ट करेगा, उसका 30 डेज, उसका 30 डेज के अंदर यदि आपको गवर्नमेंट कुछ भी परमिशन नहीं दिया, तो ये मान लो कि गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली परमिशन दे दिया। समझ में आ रहा है? सपोज ये जो गिफ्ट है, ये जो वैल्यू है, यदि वो एक्सीड्स होता है रेस्पेक्टिव अमाउंट से, तो आप गवर्नमेंट को लेटर करोगे परमिशन के लिए। तो जब गवर्नमेंट आपका लेटर को रिसीव करेगा, याद रखिए, गवर्नमेंट आपका लेटर को रिसीव करेगा और आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। तो जब आपका लेटर को गवर्नमेंट रिसीव करेगा, वो उसको 30 डेज के अंदर आपको परमिशन देगा कि नहीं, वो आपको गवर्नमेंट एक्चुअली इंफॉर्म करेगा, ठीक है नहीं। यदि गवर्नमेंट विद इन 30 डेज कुछ इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट से नहीं मिलता है, तो ये मान लो आपको गवर्नमेंट परमिशन दे दिया। ठीक है। नेक्स्ट वन, एनी अदर केस में, जो बेसिकली सब रूल 2 था। सब रूल 2 में ये था कि आप जैसे वेडिंग है, एनिवर्सरी है, कोई रिलीजियस फंक्शन है, इसी मैटर में वो जो लिमिट था। एनी अदर केस में ग्रुप ए एंड बी जो एम्प्लॉइज है, यदि एनी अदर केस में गिफ्ट का वैल्यू मोर देन 5,000 होता है, तो उसको गवर्नमेंट, विदाउट सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट यू कैन नॉट एक्सेप्ट द गिफ्ट, इसमें सैंक्शन चाहिए। और ग्रुप सी एंड डी केस में ग्रेटर देन 2,000, याद रखिए। तो इसको थोड़ा स्प्लिट कर दिया, बाइफरकेट कर दिया। प्रीवियस में क्या था, वेडिंग, एनिवर्सरी, रिलीजियस फंक्शन, कोई फ्यूनरल फंक्शन, इस केस में जो लिमिट था। उसके अलावा यदि आप कोई गिफ्ट रिसीव करते हो और ये लिमिट को वो क्रॉस करता है, तब गवर्नमेंट का सैंक्शन चाहिए। तो आप विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट यू शुड नॉट एक्सेप्ट द गिफ्ट। और मैं बताया जो टाइम लिमिट, जब गवर्नमेंट आपका अप्रोच को रिसीव करेगा, उसका 30 डेज के अंदर गवर्नमेंट से आपको परमिशन, गवर्नमेंट आपको इन्फॉर्म करेगा कि परमिशन दिया कि नहीं। यदि 30 डेज के अंदर आपको कुछ परमिशन नहीं मिलता है, तो मान लो कि गवर्नमेंट परमिशन दे दिया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चलेंगे, यहां पर कुछ फॉरेन, फ्रॉम फॉरेन डिग्निटरीज आज पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन, इसको भी याद रखिए, आज पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रूल्स 2012 आज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये तो इसमें जो भी यदि आप कुछ गिफ्ट रिसीव कर रहे हो फॉरेन डिग्निटरीज से, तो इसमें जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रूल्स 2012 को आपको उसका जो रूल्स है, गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। और सिमिलरली नेक्स्ट वन, एनी गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट फ्रॉम एनी फॉरेन फार्म which is either contracting with the government of India or is one with which the government servant has or is likely to have official dealing। ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट कोई भी फॉरेन फार्म से गिफ्ट रिसीव नहीं करेगा, जो फॉरेन फार्म कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। कोई भी फॉरेन फार्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि आपके साथ पर्टिकुलरली गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ कोई ऑफिशियल डीलिंग है, तो उस फॉरेन फार्म से आप गिफ्ट रिसीव नहीं कर सकते। अदरवाइज आप कर सकते हो, मगर वही लिमिट जो है सब रूल 3 में कि ग्रेटर देन ₹5,000 होगा ग्रुप ए एंड बी एम्प्लॉइज के लिए, तो गवर्नमेंट का सैंक्शन चाहिए। और सी एंड डी, जो ग्रुप सी एंड डी एम्प्लॉइज है, तो यही रहेगा, ग्रेटर देन ₹2,000 होगा तो गवर्नमेंट का सैंक्शन चाहिए। ठीक है। मगर इसमें आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि कोई फॉरेन फार्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, आप उससे कोई गिफ्ट रिसीव करते हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट रूल को ब्रीच करता है। और सिमिलरली कोई फॉरेन फार्म एक्चुअली कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ कोई ऑफिशियल डीलिंग है और उस फॉरेन फार्म से आप गिफ्ट रिसीव करते हो, तो वहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट रूल ब्रीच होता है। ठीक है। अदर केसेस में वही लिमिट है, 5,000 2,000 लिमिट है।
और कुछ इंफॉर्मेशन देखेंगे यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री इनॉग्रल फ्लाइट्स आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कोई इनॉग्रल फ्लाइट्स आपको फ्री में मिल रहा है, जैसे आपको एयर इंडिया दे रहा है कि आकाश एयरलाइंस दे रहा है कि विस्तारा दे रहा है, आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मेंबरशिप ऑफ ब्लू बुक क्लब्स बाय फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कुछ बुक क्लब्स है बाय फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, आप उसमें मेंबरशिप लेना चाहते हो तो वो नहीं होगा, इट्स नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। फ्री इनॉग्रल फ्लाइट्स आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कोई फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन का जो बुक क्लब है उसका मेंबरशिप आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कोई प्राइज दे रहा है, रोटरी क्लब है कि कोई प्राइवेट फार्म से, आपको रिजेक्ट करना है। ठीक है, और फॉरेन कंट्रीब्यूशन एज गिफ्ट्स, यदि कुछ फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता है आज गिफ्ट, तो आपको विद इन 30 डेज उसको इंटीमेट करना है लीडर ऑफ द इंडियन डेलीगेशन। विद इन 30 डेज इंटीमेट टू द लीडर ऑफ द इंडियन डेलीगेशन। ठीक है, कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन आज गिफ्ट्स आता है तो आपको जो इंडियन डेलीगेशन, जो लीडर ऑफ द इंडियन डेलीगेशन है, उनको इन्फॉर्म करना है विद इन 30 डेज। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। और यदि कोई फ्री कंपानियन टिकट आपको मिलता है इंटरनेशनल ट्रैवल, देखिए अंडरलाइन क्या है, इंटरनेशनल ट्रैवल ये अलाउ है। कोई फ्री कंपानियन टिकट मिल रहा है इंटरनेशनल, नॉट नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, तब गवर्नमेंट सर्वेंट उसको एक्सेप्ट करेगा और कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये सब चीज को आपको देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, the government servant need the previous sanction of the government to go to the court or to the press for the vindication of any official act which has been the subject matter of adverse criticism or an attack of a defamatory character, provided that if no such sanction is received by the government servant within a period of dash from the date of receipt of his request by the government, he shall be free to assume that the permission as sought for has been granted to him। देखिए, आप यहां पे जो दे दिया, आप देख लीजिए कंडक्ट रूल, सीसीएस कंडक्ट रूल, आप देखिए रूल 19 देखिए आप। ठीक है, रूल पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज इसमें क्या है, सपोज कुछ जैसे कुछ ऑफिशियल एक्ट है, ऑफिशियल एक्ट को कोई क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ठीक है, ऑफिशियल एक्ट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और आप उसको डिफेंड करने के लिए, वही ऑफिशियल एक्ट को डिफेंड करने के लिए आप कोर्ट को जाना चाहते हो, कि आप प्रेस में बोलना चाहते हो कि मैं ऑफिशियल एक्ट को डिफेंड कर रहा हूं और ऑफिशियल एक्ट को अभी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो मैं इसको डिफेंड करता हूं ऑफिशियल एक्ट को। तो अभी आप चाहते हो कि मैं कोर्ट जाऊंगा, कि मैं प्रेस में मेरा व्यूज दे दूंगा कि मैं ऑफिशियल एक्ट सही है और मैं उसको डिफेंड कर रहा हूं। तो इस केस में आप डायरेक्टली नहीं जा सकते, आपको गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए। ठीक है, तो यदि आप कोई ऑफिशियल एक्ट, देखिए कोई ऑफिशियल एक्ट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है और आप उसको डिफेंड करना चाहते हो, इसके लिए आप कोर्ट जाना चाहते हो और इसके लिए आप प्रेस के सामने जाना चाहते हो ऑफिशियल एक्ट को डिफेंड करने के लिए, तो उसमें गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए। ठीक है, तो परमिशन एक्चुअली 3 मंथ्स होता है। जब आप गवर्नमेंट को अप्रोच करोगे, जब गवर्नमेंट आपका अप्रोच को एक्सेप्ट करेगा, जब आप तो लेटर लिखोगे गवर्नमेंट को, तो जब गवर्नमेंट आपका लेटर को एक्सेप्ट करेगा, उसका 3 मंथ्स के अंदर एक्चुअली आपको, जब आप विद इन 3 मंथ्स एक्चुअली गवर्नमेंट आपको इन्फॉर्म करेगा कि आप ऑफिशियल एक्ट को डिफेंड करने के लिए आप कोर्ट जा सकते हो कि नहीं, कि आप प्रेस के सामने जा सकते हो कि नहीं। यदि विद इन 3 मंथ्स आपको कुछ इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट से नहीं मिला, तो ये 3 मंथ्स कैसे काउंट होता है मैं बता दिया। जब आप जो गवर्नमेंट को लेटर किया कि मुझे परमिशन चाहिए, जब वो गवर्नमेंट जब आपका लेटर को रिसीव करेगा, उसी से आपको काउंट करना है 3 मंथ्स। उसी 3 मंथ्स के अंदर गवर्नमेंट आपको इन्फॉर्म करेगा कि आप कोर्ट जा सकते हो और जो ऑफिशियल एक्ट को क्रिटिसाइज किया जाता है तो आप उसको डिफेंड कर सकते हो। ठीक है, कि आप प्रेस के सामने जाकर ओके ऑफिशियल एक्ट को डिफेंड कर सकते हो, मगर गवर्नमेंट परमिशन देना चाहिए। तो यदि 3 मंथ्स के अंदर गवर्नमेंट परमिशन नहीं दिया, तो आप मान लो कि गवर्नमेंट परमिशन दे दिया। यदि बियॉन्ड 3 मंथ्स चला जाता है, आप 3 मंथ्स के अंदर आपको कुछ गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, तो बियॉन्ड 3 मंथ्स मींस आपको गवर्नमेंट परमिशन दे दिया ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इसमें जो आंसर है विद इन 3 मंथ्स वही दिया है। यदि आपको 3 मंथ्स के अंदर
आपको गवर्नमेंट से कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो तब मान लो कि आपको गवर्नमेंट परमिशन दे दिया। ठीक है, ये रूल जो 19 है उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, तो यहां पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलो थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। आप देखिए रूल पोजीशन को देखिए, विंडिकेशन ऑफ एक्ट्स एंड कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, वही सीसीएस कंडक्ट रूल्स, ये सीसीएस कंडक्ट रूल्स, ओके 1964। आप यहां पर देखिए, नो गवर्नमेंट सर्वेंट, सब रूल 1, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शाल except with the previous sanction of the government have recourse to any court or to the press for the vindication of any official act which has been the subject matter of adverse criticism or an attack of a defamatory character। यदि ऐसा कुछ ऑफिशियल एक्ट है जिसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है और उसको डिफेम किया जाता है और उसको डिफेंड करने के लिए आप कोर्ट जाना चाहते हो और प्रेस के सामने जाना चाहते हो, तो विदाउट सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, विदाउट प्रीवियस सैंक्शन आप नहीं जा सकते, विदाउट प्रीवियस सैंक्शन आप नहीं जा सकते। ठीक है, उसमें देखिए टाइम लाइन है, आपको 3 मंथ्स यहां पर विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स यदि आप गवर्नमेंट को अप्रोच करते हो और आपका अप्रोच, आपका लेटर गवर्नमेंट रिसीव करता है, उसका 3 मंथ्स के अंदर आपको गवर्नमेंट परमिशन देगा कि आप जो ऑफिशियल एक्ट को एडवर्सली क्रिटिसाइज किया जा रहा है और डिफेम किया जा रहा है, आप उसको डिफेंड करने के लिए कोर्ट जा सकते हो कि प्रेस के सामने जा सकते हो। तो आपको जब गवर्नमेंट आपका लेटर को रिसीव करेगा तो 3 मंथ्स के अंदर आपको जवाब रिसीव करना है गवर्नमेंट से। यदि नहीं मिल रहा है तो बियॉन्ड 3 मंथ्स हो गया, तो इट मीन्स मान लो कि गवर्नमेंट आपको परमिशन दे दिया, तो आप अभी कोर्ट जा सकते हो और आप प्रेस के सामने जाकर ऑफिशियल एक्ट को डिफेंड कर सकते हो। ठीक है, मगर इसमें दिया है कोई प्राइवेट कैरेक्टर, यदि आपका प्राइवेट कैरेक्टर है, कोई सपोज आपका प्राइवेट कैरेक्टर के ऊपर कुछ बोलता है और क्रिटिसाइज आपको कर रहा है, तो प्राइवेट मैटर में, वो तो ऑफिशियल एक्ट था, ऑफिशियल मैटर था, मगर यहां पर आपका प्राइवेट कैरेक्टर को कोई डिफेम कर रहा है, कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, तो इस केस में कोई परमिशन गवर्नमेंट का जरूरत नहीं है। आप कोर्ट जा सकते हो कि प्रेस के सामने जा सकते हो कि ये सब क्रिटिसिज्म मेरा कैरेक्टर के ऊपर, मेरा कैरेक्टर को डिफेम किया जाता है, तो ये प्राइवेट मैटर है। आप देखिए इस केस में कोई गवर्नमेंट का परमिशन नहीं चाहिए, मगर एक गवर्नमेंट को आपको एक रिपोर्ट देना है। द गवर्नमेंट सर्वेंट शाल सबमिट ए रिपोर्ट, ओके, जो आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनको एक आप रिपोर्ट लिख सकते हो। यदि आपको सपोज आपका कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, कि आपका कैरेक्टर को डिफेम किया जाता है, कि आपको कुछ ओपनली क्रिटिसाइज किया जाता है, तो इसमें जो भी आप एक्शन लोगे उसके ऊपर एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को एक रिपोर्ट देना है, मगर इसमें कोई गवर्नमेंट का परमिशन का जरूरत नहीं है। ठीक है, बढ़िया। तो ये सब रूल 2 था। तो ये जो विंडिकेशन ऑफ ऑफिशियल एक्ट है कि इस रिलेटेड में आप सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 का रूल 19 को जाकर देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में 3 स्टेटमेंट्स गिवन, यू सी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको डिटेक्ट करना है, मैं इनकरेक्ट को अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, इनकरेक्ट 3 स्टेटमेंट्स में जो इनकरेक्ट है उसको हम डिटेक्ट करेंगे। स्टेटमेंट 1, वेयर 2 or more government servants are concerned, in any case the president or any other authority competent to impose the penalty of dismissal from service on all such government servants may make an order directing that disciplinary action against all of them may be taken in a common proceeding. Second statement है, when 2 or more government servants are concerned, in any case the president or any other authority competent to impose the penalty of dismissal from service on all such government servants may make an order directing that disciplinary action against all of them may be taken in a joint proceeding. Third one, if the authority is competent to impose the penalty of dismissal on all such government servants are different, an order for taking disciplinary action in a common proceeding may be made by the highest of such authorities with the consent of the others. तो इसमें कॉमन प्रोसीडिंग होता है, तो यहां पर देखिए ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 करेक्ट है। ठीक है, ओनली ऑप्शन 2 जो जॉइंट प्रोसीडिंग है ना, ये इनकरेक्ट है, ऑप्शन 2 इनकरेक्ट है। मैं बता देता हूं, आप देख लीजिए सीसीए रूल्स, आप देखिए सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल 1965 का
आप रूल 18 देखिए, वो कॉमन प्रोसीडिंग के ऊपर है। ये कॉमन प्रोसीडिंग क्या है मैं बता देता हूं। इसमें क्या होता है, यदि कुछ डिस्प्यूट होता है, ठीक है, 2 एम्प्लॉइज और मोर देन 2 एम्प्लॉइज, उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, डिस्प्यूट होता है, वहां पर वो मैटर कॉमन प्रोसीडिंग को जाता है। ठीक है, यदि उनके ऊपर कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा तो कॉमन प्रोसीडिंग को जाएगा। तो जो कॉमन प्रोसीडिंग होता है, एक्चुअली हु गिव द डायरेक्शन रिलेटेड टू कॉमन प्रोसीडिंग, जे उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, तो ये डायरेक्शन कौन देगा? जिस अथॉरिटी के पास पावर है कि वो एक एम्प्लॉइज को ऑर्डर दे सकता है, डिसमिसल का ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, समझ में आ रही है कि नहीं? तो वो इंपॉर्टेंट है। तो कॉमन प्रोसीडिंग में क्या होता है, यदि एनी टाइप ऑफ डिस्प्यूट अराइज्ड और कॉन्फ्लिक्ट अराइज्ड, सपोज 2 एम्प्लॉइज एंड मोर देन 2 एम्प्लॉइज, इस केस में क्या होगा, जो अथॉरिटीज ऑर्डर देंगे उनके पास पावर है, वो डिसमिस करने का उनके पास पावर है। ठीक है, तो डिसमिस करने का उनके पास पावर है और वो यहां पर कॉमन प्रोसीडिंग को जाएंगे। तो कॉमन प्रोसीडिंग में क्या होता है कि सेपरेट प्रोसीडिंग होगा, इंक्वायरी चलेगा। सपोज 3 एम्प्लॉइज के बीच में, मैं एक एग्जांपल देता हूं, सपोज 3 एम्प्लॉइज के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो उनके ऊपर एक्चुअली डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होगा सेपरेटली। जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होगा वो सेपरेटली होगा, मगर साइमल्टेनियसली, कॉन्करेंटली चलेगा। एक ही समय में सेपरेटली जो 3 एम्प्लॉइज है, मेरा जो इमेजिनरी एग्जांपल में तीनों 3 एम्प्लॉइज के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, और उसमें डिसाइड हुआ, जो अथॉरिटीज ने डिसाइड किए कि डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए और यहां पर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलेगा, तो 3 एम्प्लॉइज का जो इंक्वायरी चलेगा वो सेपरेटली चलेगा, मगर कंकरेंटली, साइमल्टेनियसली चलेगा, एक ही साथ चलेगा। समझ में आया? तो वही कॉमन प्रोसीडिंग है। ये नहीं जॉइंट अलग है। जॉइंट क्या है, सपोज 3 एम्प्लॉइज है, उनका जो प्रोसीडिंग होगा एक ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करेगा, ऐसा नहीं। ये जो 3 एम्प्लॉइज के ऊपर जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होगा वो सेपरेटली होगा, मगर साइमल्टेनियसली चलेगा, कंकरेंटली चलेगा, अलग अलग टाइम में नहीं, साइमल्टेनियसली डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होगा मगर सेपरेटली होगा। ठीक है, तो इसी को हम कॉमन प्रोसीडिंग बोलते हैं। इसमें समझ में आ गया? तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, सपोज ये जो 3, मेरा जो इमेजिनरी एग्जांपल में 3 एम्प्लॉइज का जो अथॉरिटीज है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज वो डिफरेंट है। मैं सीए लिख दिया, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है वो डिफरेंट है। तो उसमें एक्चुअली जो जब साइमल्टेनियसली तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलेगा। यहां पर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है वो तो डिफरेंट है, वही तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है ना, वो डिफरेंट है। तो इस केस में फाइनली इट मींस कौन सा पेनाल्टी लगेगा तो वो डिसाइड करेगा। आप याद रखिए, यदि यहां पर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज, जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज है वो डिफरेंट हो जाएंगे, तो उसमें जिसका रैंक हाईएस्ट है, ठीक है, जिसका रैंक हाईएस्ट है वो क्या करेगा ना, अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साथ बात करके उनका कंसेंट लेके वो अल्टीमेटली पेनल्टी इंपोज करेगा, जो हाईएस्ट अथॉरिटी है। मैं क्या बताया, सपोज मेरा एग्जांपल में क्या था, एम्प्लॉइज कितना थे, 3 थे, तो उनके ऊपर अभी कॉमन प्रोसीडिंग चलेगा, सेपरेटली चलेगा, और तीनों का जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो डिफरेंट है, तीनों का डिफरेंट है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, तीनों का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिफरेंट है और उनका जो रैंक है भी डिफरेंट है। ठीक है, तो यदि डिफरेंट होता है तो इस केस में फाइनली जो ऑर्डर मिलेगा कि जो पेनल्टी जब लगेगा, इंपोज होगा, तो उसको कौन ऑर्डर देगा। तो वहां ये तीनों में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जब डिफरेंट होते हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जब डिफरेंट होते हैं, सपोज उनमें जो हाईएस्ट रैंक का होगा, ओके, तीनों कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में जो हाईएस्ट रैंक का होगा वो क्या करेगा ना, अदर 2, मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में अदर 2 कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का कंसेंट लेकर वो पेनल्टी इंपोज करेगा। ठीक है, क्लियर? तो इसमें जो इनकरेक्ट दे दिया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली सेकेंड स्टेटमेंट जो है ना वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
आप देख लीजिए, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। रूल पोजीशन को देखिए, रूल 18 कॉमन प्रोसीडिंग के ऊपर है। मैं अभी बताया कॉमन प्रोसीडिंग क्या है। जब इट मीन्स टू एम्प्लॉइज एंड मोर देन टू एम्प्लॉइज के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, और यदि अथॉरिटी डिसाइड करते हैं, जिस अथॉरिटी के पास पावर है डिसमिसल करने का पावर है, तो वो डिसाइड करते हैं हाँ इनके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलेगा, ठीक है। और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो कॉमन प्रोसीडिंग होता है सेपरेटली होता है। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग सेपरेटली होता है, मगर इसमें याद रखना है सेपरेटली होगा मगर साइमल्टेनियसली, एक ही साथ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा, ठीक है। ये फर्स्ट सबसेक्शन रूल 1 बोलता है। और यहां पर और एक क्वेश्चन आता है कि इसमें कॉमन प्रोसीडिंग में एक्चुअली कौन सा अथॉरिटी के पास पावर है कि वो डायरेक्शन देगा कि अभी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा और डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। आप याद रखिए, जिस अथॉरिटी के पास डिसमिसल करने का पावर है, ओके, वही अथॉरिटी एक्चुअली ऑर्डर देगा कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा और डिसिप्लिनरी एक्शन होगा ही होगा, ठीक है। और नेक्स्ट यहां पर दे दिया, यदि सपोज मेरा एग्जाम्पल में जैसे था 3 एम्प्लॉइज थे इमेजिनरी एग्जाम्पल में, और उनका जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थे, उनका जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो डिफरेंट थे, ठीक है। तीनों का डिफरेंट थे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, वही लिख दिया डिसिप्लिनरी अथॉरिटी डिफरेंट थे। तो इस केस में क्या होगा, फाइनली हु एक्चुअली इंपोज द पेनल्टी। तो इसमें जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जब डिफरेंट होते हैं, उसमें जिसका रैंक ज्यादा होता है, ओके, वो क्या करेगा, अदर टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का कंसेंट लेके पेनल्टी इंपोज करेगा। तो वही दे दिया, देखिए, इफ द अथॉरिटी इज कॉम्पिटेंट टू इंपोज द पेनल्टी ऑफ डिसमिसल on such government servants are different, an order for taking disciplinary action in a common proceeding may be made by the highest of such authorities with the consent of the others, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, अगेन क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल्स 1965, इन विच ऑफ द बिलो केसेस नो अपील लाइज। इसमें अपील आप नहीं कर सकते। आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीसीए रूल, आप रूल 22 देख लीजिए, रूल पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल 22 देख लीजिए, क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल्स 1965 का, उसमें क्लियरली मेंशन है कि 3 केसेस में आप अपील नहीं कर सकते। फर्स्ट केस है यदि ऑर्डर जो है इंटरलोक्यूटरी नेचर, इट मींस इंटरलोक्यूटरी मींस लाइक जैसे कोर्ट का एक ऑर्डर है, ठीक है, जैसा कोर्ट का ऑर्डर है वैसा ही यदि ऑर्डर इंक्वायरी अथॉरिटी देता है, ओके, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर, इसको आप अपील नहीं कर सकते क्योंकि इंक्वायरी अथॉरिटी का ऑर्डर है, और वो इंक्वायरी अथॉरिटी का पावर जो होता है वो ऑनरेबल जज जैसा होता है, ठीक है। तो वो जो भी इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर देंगे उसको, उसके अगेंस्ट में अपील नहीं होगा। नेक्स्ट है कि कॉमन, जैसे कोई ऑर्डर इंक्वायरी अथॉरिटी पास करते हैं, उसका एगेंस्ट में भी आप कोई भी अपील नहीं कर सकते, ठीक है। और एक है यदि आप अच्छा, इसमें ये दोनों, इसमें जो क्वेश्चन दिया है, देखिए, ऑन ऑर्डर ऑफ इंटरलोक्यूटरी नेचर, तो ये दोनों करेक्ट है। ऑर्डर ऑफ देखिए सस्पेंशन हो, आपको सस्पेंड किया जाता है तो आप अपील कर सकते हो, ठीक है। इसमें दिया है आप अपील नहीं कर सकते, तो फास्ट दोनों में आप अपील नहीं कर सकते क्योंकि मैं 3 चीज बताया। कोई ऐसा ऑर्डर जो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर होता है, जैसे कोर्ट जैसा ऑर्डर होता है, उसको आप अगेंस्ट में आप अपील नहीं कर सकते। एक इंक्वायरी जब चलता है, डिसिप्लिनरी इंक्वायरी चलता है, और इंक्वायरी अथॉरिटी जो ऑर्डर देता है उसका अगेंस्ट में भी अपील आप नहीं कर सकते। और एक है ऑनरेबल प्रेसिडेंट का ऑर्डर, अगेंस्ट में आप अपील नहीं कर सकते। बाकी सस्पेंशन हो आप अपील कर सकते हो, और आपका पे, अलाउंसेस, पेंशन, अदर मैटर्स में सपोज कुछ वैरी है, उसके अगेंस्ट में आप अपील कर सकते हो। तो फर्स्ट 2 केस में आप अपील नहीं कर सकते, ठीक है। तो वही क्वेश्चन पूछा है, इन व्हिच ऑफ द बिलो केसेस नो अपील लाइज, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है। आप रूल 22 देखिए, क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील का, इसमें क्लियरली मेंशन है, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप देख लीजिए। भाई 3 चीज यहां पर दे दिया। सीसीए रूल्स 1965, रूल 22 ऑर्डर्स, रूल 22 जो है, ऑर्डर्स अगेंस्ट which no appeal lies, any order given by the ऑनरेबल प्रेसिडेंट, कोई भी ऑर्डर है जो इंटरलोक्यूटरी नेचर है, जैसे जो ऑर्डर आपको कोर्ट से मिलता है उसका अगेंस्ट में अपील नहीं कर सकते। जैसे कोई इंक्वायरी चल रहा है और उस तरीका का कोई ऑर्डर सपोज इंक्वायरी अथॉरिटी देता है तो उसका अगेंस्ट में अपील नहीं कर सकते। और थर्ड वन कॉमन, जब इंक्वायरी अथॉरिटी इंक्वायरी करते हैं और कुछ ऑर्डर देते हैं उसका अगेंस्ट में भी आप अपील नहीं कर सकते। ये तीनों को आप याद रखिए, इस बाकी जो भी है आप अपील कर सकते हो। ये तीनों पॉइंट को याद रख लीजिए, क्वेश्चन बार बार उसके ऊपर आता है तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो इंटरलोक्यूटरी नेचर जो लीगल होता है, बेसिकली लीगल, कुछ इंक्वायरी में ऐसा कुछ लीगल ऑर्डर होता है, इंक्वायरी में लीगल ऑर्डर, उसका अगेंस्ट में आप अपील नहीं कर सकते। और जो भी इंक्वायरी के टाइम में इंक्वायरी अथॉरिटी जो ऑर्डर देते हैं उसका अगेंस्ट में आप अपील नहीं कर सकते। और बाकी ऑनरेबल प्रेसिडेंट यदि कुछ ऑर्डर देते हैं उसका अगेंस्ट में आप अपील नहीं कर सकते। बाकी अदर जितना भी रूल 23 को आ जाइए, रूल पोजीशन, बाकी रूल 23 में जो भी ऑप्शन है उसका अगेंस्ट में आप अपील कर सकते हो, ठीक है। उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए सस्पेंशन में बताया आपको, कोई भी मैटर के ऊपर सपोज सस्पेंड कर दिया जाता है और आपके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा तो सस्पेंशन अगेंस्ट में, सस्पेंशन क्या है, रूल 10 में है। आप देखिए क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल 10 देखिए, सस्पेंशन के ऊपर है। किस कंडीशन में, किस सर्कमस्टांसेस में पर्टिकुलरली कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड किया जाता है तो उसका अगेंस्ट में आप अपील कर सकते हो। अपील जो करोगे आप देखिए, इसका भी एक क्वेश्चन आता है, जब आपको ऑर्डर मिलता है उसका 45 डेज के अंदर आपको अपील करना है, विद इन 45 डेज जब आपको ऑर्डर मिलता है, याद रखिए, ठीक है। तो सस्पेंशन अगेंस्ट में आप अपील कर सकते हो। बाकी जो पेनाल्टीज है, एनी इंपोजिंग एनी ऑफ द पेनाल्टीज, रूल 11 तो पेनाल्टीज है, माइनर पेनाल्टीज और मेजर पेनाल्टीज, तो जब पेनाल्टी लगता है तब आप अपील कर सकते हो। जब पेनाल्टी का ऑर्डर मिलता है आपको तो उसका 45 डेज के अंदर आप अपील कर सकते हो, ठीक है। और वही रूल 11 के ऊपर दिया है, देखिए ऑन ऑर्डर, यहां पर दे दिया थर्ड वन, सपोज आपका पेनाल्टी को एनहांस किया जाता है, आपके ऊपर पेनाल्टी लगा था फिर उसको पेनाल्टी को एनहांस किया जा रहा है तो उसके अगेंस्ट में आप अपील कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, ऑर्डर में सपोज आपको जो पे है, अलाउंसेस है, पेंशन है, अदर कंडीशन है, सपोज आपको कुछ डिसएडवांटेज लगता है कि कुछ पे अनोमली हुआ, जो अलाउंसेस जितना मिलना था नहीं मिल रहा है, कि पेंशन और अदर कंडीशंस जो फिक्स हो रहा है वो भी सही नहीं है, तो उसका अगेंस्ट में आप अपील कर सकते हो। नेक्स्ट वन और एक है एफिशिएंसी बार, स्टॉपिंग हिम एट द एफिशिएंसी बार इन द टाइम स्केल ऑफ पे, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो टाइम स्केल पे में आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो उसके अगेंस्ट में आप अपील कर सकते हो, ठीक है। तो जो आपको अनफिट डिक्लेयर कर दिया गया है, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, उसका अगेंस्ट में आप अपील कर सकते हो। नेक्स्ट वन, कोई आपको रिवर्ट कर दिया जाता है, से चाहे सर्विस में, ग्रेड में, पोस्ट में, कि लोअर सर्विस, ये सब में आपको रिवर्ट कर दिया जाता है। कोई ग्रेड में आप नीचे आ जाते हो, पोस्ट में नीचे आ जाते हो, तो इसका अगेंस्ट में आप अपील कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपका सपोज रिड्यूसिंग और विथहोल्डिंग द पेंशन और डिनाइंग द मैक्सिमम पेंशन एडमिसिबल टू हिम अंडर द रूल्स, तो इस केस में सपोज आपको जितना पेंशन मिलना चाहिए, सपोज उसको डिनाई किया जाता है, कि आपका पेंशन को विथहोल्ड कर दिया जाता है, कि रिड्यूस कर दिया जाता है, उसका अगेंस्ट में आप अपील कर सकते हो। और जितना सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलना चाहिए, सस्पेंशन पीरियड में आपको जितना सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, आप अपील कर सकते हो, ठीक है। और आपका जो सस्पेंशन पीरियड में आपका जो पे एंड अलाउंस है, सपोज सस्पेंशन पीरियड था, अभी सस्पेंशन पीरियड को रिमूव कर दिया गया, उसके बाद सस्पेंशन पीरियड में आपको तो सब्सिस्टेंस अलाउंस मिल रहा था, अभी आप सस्पेंशन पीरियड को तो रिमूव कर दिया गया, तो आपका पे एंड अलाउंसेस वहां उसी पीरियड में कैसा होगा। यदि आपको अनोमली लगता है कि मुझे जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिला तो आप उसके अगेंस्ट में अपील कर सकते हो।
तो और है जैसे डिसमिसल है, रिमूवल, ये सब मेजर पेनल्टीज है, कंपल्सरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस, और उसमें आप सपोज आप अपील करते हो, ठीक है, इसका अगेंस्ट में भी अपील कर सकते हो, आपको जॉब से डिसमिस कर दिया जाता है कि रिमूव कर दिया जाता है कि कंपल्सरीली रिटायर किया जाता है, आप अपील कर सकते हो, ठीक है। और डिटरमाइनिंग वेदर और नॉट द पीरियड, अच्छा जो सस्पेंशन पीरियड जो था, अभी सपोज आपका डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग खत्म हो गया, खत्म होने के बाद ये डिक्लेयर होगा कि आपका सस्पेंशन पीरियड को ड्यूटी माना जाएगा कि नहीं। सपोज वो डिक्लेयर कर दिया गया, आप डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग खत्म हो गया, आपको आपके ऊपर जो चार्ज लगा था उससे आप एक्सोनरेट हो गए, ओके, आप बरी हो गए, मगर उस केस में सपोज जो सस्पेंशन पीरियड था, क्या वो सस्पेंशन पीरियड को ड्यूटी में माना जाएगा कि नहीं। सपोज आपको जो ऑर्डर आया कि आपका सस्पेंशन पीरियड को ड्यूटी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, तो उसका अगेंस्ट में आप अपील कर सकते हो। तो मैं बार बार बताया, जो रूल 22 में है तीनों कंडीशंस, एक इंटरलोक्यूटरी नेचर में बताया, कोई लीगल सपोज ऑर्डर आता है उसके अगेंस्ट में अपील नहीं कर सकते, ऑनरेबल प्रेसिडेंट कोई ऑर्डर देते हैं तो आप अपील नहीं कर सकते, बाकी इंक्वायरी अथॉरिटी का ऑर्डर होता है, जब इंक्वायरी चलता है अपील नहीं कर सकते, बाकी जो भी है आप अपील कर सकते हो। तो यहां पर जो ये एक्सप्लेनेशन को थोड़ा याद रखिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट, इसमें चाहे वो जॉब में है कि उसका जॉब सीज हो चुका है, आप लेंगे दोनों को। गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्लूड्स ए पर्सन हु हैज सीज्ड टू बी इन गवर्नमेंट सर्विस, अभी वो गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है मगर फिर भी आपको उसको गवर्नमेंट सर्वेंट में इंक्लूड करना है। बाकी जो पेंशन है इसमें सब कुछ आता है, पेंशन, आपको ग्रेचुइटी और एनी अदर रिटायरमेंट बेनिफिट सब आएगा, ठीक है, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 7 को चलेंगे। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द टर्म एक्चुअल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अंडर SR2, आप देखिए सप्लीमेंटरी रूल 2 है, इसमें एक्चुअल ट्रैवलिंग एक्सपेंस को डिफाइन किया गया है। बेसिकली जो सप्लीमेंटरी रूल 2 होता है ना, उसमें सब डेफिनेशन है, आप उसको अच्छे से देख लीजिए। उसमें एक डेफिनेशन है एक्चुअल ट्रैवलिंग अलाउंस, तो इसमें आइडेंटिफाई 2 कंपोनेंट्स दैट आर कवर्ड, इट मींस ऐसा 2 कंपोनेंट्स आप डिटेक्ट कीजिए जो सप्लीमेंटरी रूल 2 में एक्चुअल ट्रैवलिंग अलाउंस, एक्चुअल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में वो इंक्लूड है, ठीक है। डेफिनेशन जो एक्चुअल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है उसमें 2 कंपोनेंट इसमें आप डिटेक्ट कीजिए जिसमें वो एक्चुअल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में इंक्लूड है। फर्स्ट वन, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट विथ हिज सर्वेंट्स, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग पर्सनल लगेज, ब्रेकेज ऑफ क्रॉकरी एंड चार्जेस फॉर होटल्स। आप याद रखिए फर्स्ट वन इंक्लूड है एक्चुअल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में, जो सप्लीमेंटरी रूल 2 डिफाइन कर रहा है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट विथ हिज सर्वेंट्स, ठीक है। जो आपका जो ट्रांसपोर्टिंग है गवर्नमेंट सर्वेंट विथ हिज सर्वेंट, उसके साथ उसका जो कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट है उसका सर्वेंट जा रहा है, तो उसमें जो भी एक्चुअल कॉस्ट होगा वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होगा वो इसमें इंक्लूड है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग पर्सनल लगेज, यस, आप जो पर्सनल लगेज लेकर जा रहे हो, ठीक है, जैसे आपका कोई गवर्नमेंट वर्क के लिए आप जा रहे हो और उसमें आपका पर्सनल लगेज है, वो भी इंक्लूड होगा। बाकी जो ब्रेकेज ऑफ क्रॉकरी ये नहीं होगा, एक्चुअल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में इंक्लूड नहीं है। कोई चार्जेस फॉर होटल्स, सपोज आप ऑफिशियल ड्यूटी के लिए जा रहे हो और वहां पर एक्चुअली होटल में रहोगे, वो एक्चुअल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में इंक्लूड नहीं होगा। तो फर्स्ट 2 ऑप्शंस एक्चुअली करेक्ट वन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ए है, II, एक्चुअली बोथ, एक्चुअली II में जो ऑप्शन है बोथ इंक्लूडेड इन द एक्चुअल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। बाकी जो ब्रेकेज ऑफ क्रॉकरी है कि चार्जेस फॉर होटल्स, वो सब ट्रैवलिंग एक्चुअल ट्रैवलिंग एक्सपेंस में इंक्लूड नहीं होगा। अब देखिए उसका डेफिनेशन क्या इंक्लूड होगा क्या इंक्लूड नहीं होगा दे दिया है। एक्चुअल ट्रैवलिंग एक्सपेंस इंक्लूड, देखिए द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट विथ हिज सर्वेंट्स, ये फर्स्ट ऑप्शन था, ठीक है। आप जो गवर्नमेंट सर्वेंट का ट्रांसपोर्टेशन और उसका जो सर्वेंट, जो जब आप एक्चुअली ट्रैवलिंग करते हो तो वो एक्चुअल ट्रैवलिंग एक्सपेंस में इंक्लूड होगा। आपका पर्सनल लगेज, क्योंकि आप ऑफिशियल ड्यूटी में जा रहे हो, आपका पर्सनल लगेज है, और इंक्लूडिंग चार्जेस फॉर फेरी, कोई बोट में जा रहे हो, अदर टोल से कोई टोल टैक्स लगता है, और कोई कैंप इक्विपमेंट आप लेते हो, ये सब
एक्चुअल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में इंक्लूड होगा। वही तो दे दिया ट्रांसपोर्टेशन। आप जब कोई ऑफिशियल ड्यूटी में जा रहे हो तो कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट उसका जो सर्वेंट है, कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट का जो सर्वेंट है, जो भी आप ट्रांसपोर्टेशन में बियर करोगे वो एक्चुअल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में आएगा। सपोज आप जस्ट बाय यूजिंग द बोट एक्चुअली यू फेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वन, कि आप टोल टैक्स दे रहे हो, कोई कैंप इक्विपमेंट आप लेकर जा रहे हो, उसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रहा है, ये सब इंक्लूड होगा। बाकी जैसे आप होटल्स, ट्रैवलर्स बंगालोज, रिफ्रेशमेंट्स और फॉर द कैरेज ऑफ स्टोर्स और कन्वेंसेस और फॉर प्रेजेंट्स टू कोचमैन एंड द लाइक, और एनी अदर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, कि एनी ब्रेकेज ऑफ क्रॉकरी, wear and tear of furniture, एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल सर्वेंट्स, ये सब इंक्लूड नहीं होगा एक्चुअल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। इसको याद रखिए, सब जो भी अंडरलाइन किया, ठीक है, ये सब इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, इंक्लूड क्या होगा? एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट विथ हिज सर्वेंट्स और उसका पर्सनल लगेज, और बाकी जो है जैसे बोट में आप जा रहे हो, उसमें जो कॉस्ट लग रहा है, कि आप टोल टैक्स दे रहे हो, कि आप कुछ कैंप इक्विपमेंट लेते हो, सर्वे करने के लिए जा रहे हो, कैंप इक्विपमेंट लेते हो, उसमें कुछ कॉस्ट लगता है, तो वो सब इंक्लूड होगा। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री रूल 2 डिफाइन किया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 को चलेंगे। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एवरेज मंथली ट्रैवल ऑन ऑफिशियल ड्यूटी प्रिस्क्राइब्ड फॉर ग्रांट एंड ट्रायल ऑफ फिक्स्ड कन्वेयंस अलाउंस। एक फिक्स्ड कन्वेयंस अलाउंस मिलता है, जैसे आप आपका मोटरसाइकिल को यूज करते हो, कि आपका कार को यूज करते हो, पर्सनल कार को यूज करते हो, ठीक है, तो एक फिक्स्ड मिलता है मंथली फिक्स्ड कन्वेयंस अलाउंस, क्योंकि आपको ट्रैवल करना पड़ता है एवरीडे, आपका जो जॉब है उसमें ट्रैवल करना पड़ता है, और आपका पर्सनल व्हीकल को आप यूज करते हो, तो उस केस में मंथली कितना एवरेज बेसिस में मंथली कितना आप ट्रैवल करोगे, जिसमें आपका एक फिक्स्ड कन्वेयंस अलाउंस, जो कन्वेयंस अलाउंस एक फिक्स होगा। आप याद रखिए, मंथली यदि आपका एवरेज जर्नी होगा ग्रेटर देन 200 किलोमीटर्स, तो इस केस में आपका एक फिक्स्ड कन्वेयंस अलाउंस मंथली आपको मिलेगा, क्योंकि आप आपका पर्सनल व्हीकल यूज कर रहे हो, चाहे आपका जो मोटरसाइकिल है, कि आपका कार पर्सनल कार है, आप यूज कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, यदि एवरेज बेसिस में या एवरेज बेसिस में यदि आप मंथली ग्रेटर देन 200 किलोमीटर्स एक्चुअली ट्रैवल करते हो ऑफिशियल वर्क के लिए, तब आपको फिक्स्ड कन्वेयंस अलाउंस मिलेगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कुछ डेफिनेशन यहां पर दे दिया है, अब देखिए, द मिनिमम एवरेज मंथली ट्रैवल डिस्टेंस ऑन ऑफिशियल ड्यूटी टू बी एलिजिबल फॉर ए फिक्स्ड कन्वेयंस अलाउंस इज 201 किलोमीटर्स, माने ग्रेटर देन 200 किलोमीटर्स। ठीक है, दिस मीन्स दैट if an employee travels an average of 201 to 300 kilometers per month on official duty, they can claim the conveyance allowance at the prescribed rate। एक prescribed rate है, तो रेट के हिसाब से वो फिक्स होगा जो मंथली आपको मिलेगा। जैसे किलोमीटर के जगह मैं यहां पर दे दिया, जैसे 201 to 300 किलोमीटर्स एक रेट होगा, और मोर देन 300 to 400 किलोमीटर एक रेट होगा। मगर याद रखिए, जब आपका एवरेज मंथली ट्रैवल मोर देन 200 किलोमीटर्स होगा फॉर ऑफिशियल पर्पजेस बाय यूजिंग योर पर्सनल व्हीकल, तब आपका एक फिक्स्ड कन्वेयंस अलाउंस मिलेगा। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं। इसमें याद रखिए, सप्लीमेंट्री रूल 25 बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको कन्वेयंस अलाउंस मिल रहा है, कन्वेयंस और हॉर्स अलाउंस मिल रहा है, तब आप जब ऑफिशियल ड्यूटी के लिए ट्रैवल कर रहे हो, तब आपको डेली अलाउंस नहीं मिलेगा, डीए आपको नहीं मिलेगा। यदि आपको कन्वेयंस और हॉर्स अलाउंस मिल रहा है, ठीक है, मंथली फिक्स है, आपको मिल रहा है, तब आपको डेली अलाउंस नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है, डेली अलाउंस आपको नहीं मिलेगा। ये सप्लीमेंट्री रूल 25 रूल पोजीशन को याद रखिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, थोड़ा इसमें और थोड़ा मैं ऐड कर दिया, एक परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस। आप सप्लीमेंट्री रूल 22 रूल पोजीशन को देखिए, यहां पर एक परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस। तो जो कब आपको परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, आप याद रखिए, यदि आप ऑफिशियल ड्यूटी के लिए एक्सटेंसिव ट्रैवल करते हो विद इन स्फीयर ऑफ ड्यूटी। क्या है,
ऑफिशियल वर्क के लिए आप ट्रैवल करते हो, जैसे आप ऑडिट फॉडिट के लिए विद इन स्फीयर ऑफ ड्यूटी में आप जब जाते हो, आपको एक्सटेंसिव ट्रैवल करना पड़ता है, तो वहां पर एक मंथली आपको आपका ट्रैवलिंग अलाउंस फिक्स होगा। जब परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा आपको, और कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस आपको नहीं मिलेगा। याद रखिए, यदि आपको परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस मिल रहा है, ठीक है, मंथली मिल रहा है, तो अब आपको कोई भी एनी अदर ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा। एनी अदर ट्रैवलिंग अलाउंस जैसे माइलेज अलाउंस है, नहीं मिलेगा आपको, डेली अलाउंस है, नहीं मिलेगा, कोई भी एनी अदर ट्रैवलिंग अलाउंस आपको नहीं मिलेगा यदि आपका परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस आपको मिल रहा है। और परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस कब मिल रहा है, आप ग्रीन पार्ट देखिए, जिस जिस ड्यूटी में आपको एक्सटेंसिव ट्रैवल करना है, ऐसा कुछ लिमिट नहीं है कितना ट्रैवल, मगर एक्सटेंसिवली ट्रैवल आप कर रहे हो, ठीक है, तो इस केस में आपको परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, और ये जब मिलेगा आपको कोई भी एनी अदर ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसमें दे दिया and is drawn all the year round whether the government servant is absent from its headquarters or not। ये तो मंथली फिक्स हो गया ना, परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस आपको मंथली फिक्स हो गया, चाहे आप हेडक्वार्टर्स में प्रेजेंट हो कि एब्सेंट हो, कोई मैटर नहीं, मगर आपको परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस आपको मिलेगा, क्योंकि आपका जो ड्यूटी को आप जस्टिफाई करने के लिए आप एक्सटेंसिवली ट्रैवल कर रहे हो, मगर इसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई ट्रैवल करने का कोई डिस्टेंस, मगर विद इन अ स्फीयर ऑफ ड्यूटी, एक सर्वेंट का स्फीयर ऑफ ड्यूटी है, उसमें आप एक्सटेंसिवली ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। और उसमें आप देख लीजिए, ये तो सप्लीमेंट्री रूल 23 बताया, मगर सप्लीमेंट्री रूल 23 बता रहा है कि किस केस में आपको परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा। देखिए, लीव में हो आप, जब लीव में हो परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा। कि आप टेम्पोररी ट्रांसफर, आप टूर ट्रेनिंग में जा रहे हो, ठीक है, आप अदर हेडक्वार्टर को टूर की ट्रेनिंग में जा रहे हो, टेम्पोररी ट्रांसफर, इस केस में आपको परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा। अच्छा, आपका पब्लिक इंटरेस्ट में ट्रांसफर हुआ, आपका ट्रांसफर हुआ पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट में जब ट्रांसफर होता है, ज्वाइनिंग टाइम मिलता है, जेटी ज्वाइनिंग टाइम, और ज्वाइनिंग टाइम में आपको परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा। जब लीव में हो आपको परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा। जब आपका टेम्पोररी ट्रांसफर, आप कोई टूर में जा रहे हो कि ट्रेनिंग में जा रहे हो अदर हेडक्वार्टर को, उस टेम्पोररी ट्रांसफर में आपको परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा। और यदि पब्लिक इंटरेस्ट में आपका ट्रांसफर होता है, तो जो ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा, तो ज्वाइनिंग टाइम में आपको परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। SR 23 सप्लीमेंट्री रूल 23 उसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें 3 स्टेटमेंट्स है, ऑप्शन आप देख लीजिए, ABCD, करेक्ट इनकरेक्ट ऐसे दिया है। जो स्टेटमेंट 1 है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, वो इस रिलेटेड में है, शैल बी साइंड बाय मेडिकल बोर्ड इन द केस ऑफ ए गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट। आप देखिए इसमें रूल पोजीशन, सप्लीमेंट्री रूल 4 देखिए, उसमें क्लियरली मेंशन है कि आपको जब ज्वाइन कर रहे हो, न्यूली सपोज आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, तो आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना है। आपका पोस्ट गेजेटेड पोस्ट है, देखिए आपका पोस्ट गेजेटेड पोस्ट है, तो जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो कौन देगा, मेडिकल बोर्ड देगा, ये करेक्ट है। याद रखिए, गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट, आप आपका फिटनेस सर्टिफिकेट देना चाहते हो, तो फिटनेस सर्टिफिकेट एक्चुअली सर्टिफाइड बाय द मेडिकल बोर्ड, ठीक है। बाकी जब आ जाता है, सेकेंड वन आ गया, सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट शैल बी साइंड बाय सिविल सर्जन, shall be signed by civil surgeon or a district medical officer or a medical officer of equivalent status in the case with non-gazetted government servant other than 4th class। अच्छा, नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट हो, आपको जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इश्यू कौन करेगा, ये भी ठीक है, सिविल सर्जन है कि आपका डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर है कि कोई इक्विवेलेंट मेडिकल ऑफिसर है जो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर के साथ इक्विवेलेंट है, तो ये ठीक है। याद आया, गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट केस में आप गेजेटेड पोस्ट ज्वाइन करना चाहते हो, जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इश्यू करेगा मेडिकल बोर्ड करेगा। बाकी नॉन गेजेटेड हो, आपको जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इश्यू करेगा, चाहे सिविल सर्जन, चाहे डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, चाहे मेडिकल ऑफिसर ऑफ इक्विवेलेंट स्टेटस, तो ये इश्यू कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट दोनों करेक्ट है, थर्ड को चलेंगे। अच्छा, फीमेल कैंडिडेट अपॉइंटेड टू ए गेजेटेड पोस्ट, the medical certificate shall be signed by a medical board consisting of a
वोमेन डॉक्टर आज वन ऑफ इट्स मेंबर, ये भी करेक्ट है। अब देखिए यदि फीमेल कैंडिडेट है और वो गेजेटेड पोस्ट में ज्वाइन करता है, उसमें भी गेजेटेड पोस्ट मीन्स मेडिकल बोर्ड, गेजेटेड पोस्ट मीन्स मेडिकल बोर्ड, मगर फीमेल कैंडिडेट केस में क्या होगा, मेडिकल बोर्ड में एटलीस्ट वन वोमेन डॉक्टर होना चाहिए, मेडिकल बोर्ड में एटलीस्ट वन वोमेन डॉक्टर होना चाहिए, वही दिया है। मेडिकल बोर्ड साइन, मेडिकल बोर्ड यहां पर इशू करेगा, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट को साइन करेगा, मगर वो मेडिकल बोर्ड में एक वोमेन डॉक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो बाकी आप देखिए, सपोज यहां पर और एक ऑप्शन में छोड़ दिया, जैसे एक वोमेन कैंडिडेट है, वो भी न्यूली ज्वाइन करेगा गवर्नमेंट जॉब में, उसको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, तो नॉन गेजेटेड केस में कौन साइन करेगा, जैसे फीमेल कैंडिडेट है, नॉन गेजेटेड केस में वैसे ही इट मीन्स कोई भी वो बेसिकली फीमेल डॉक्टर है, जो सर्जियन है कि मेडिकल ऑफिसर है, ठीक है, उनसे साइन करेगा। मगर यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गेजेटेड पोस्ट है उसमें जो मेडिकल बोर्ड होगा, मेडिकल बोर्ड में एटलीस्ट वन वोमेन डॉक्टर होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो ये बहुत बार एक क्वेश्चन आया है, तो सप्लीमेंट्री रूल 4 देख लीजिए, गेजेटेड पोस्ट मेडिकल बोर्ड, नॉन गेजेटेड पोस्ट सिविल सर्जन, मेडिकल ऑफिसर और एनी ऑफिसर इक्विवेलेंट टू मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। तो यहां पर तीनों करेक्ट है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ टू पेनल्टीज, one of lower order and another of higher order are imposed on an employee, the two penalties shall run। अच्छा, एक कॉन्सर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर दो पेनाल्टी लग रहा है, एक लोअर ऑर्डर है और एक हायर ऑर्डर पेनाल्टी है, तो वो कैसे चलेगा टू पेनाल्टीज। ऑप्शन है आज स्टेटेड इन द लेटर पेनाल्टी ऑर्डर, लेटर जो सेकेंड पेनाल्टी, लेटर पेनाल्टी मीन सेकेंड पेनाल्टी जो है, कंकरेंटली नथिंग स्टेटेड इन द ऑर्डर, सेपरेटली नथिंग स्टेटेड इन द ऑर्डर, आइदर ए और बी। आप देखिए यदि टू पेनाल्टी चलता है, एक लोअर ऑर्डर एक हायर ऑर्डर का, जो लेटर पेनाल्टी, लेटर मीन जो सेकेंड पेनाल्टी ऑर्डर होगा उसमें क्लियरली मेंशन होगा, ठीक है, कि कौन सा पेनाल्टी आपके ऊपर इंपोज होगा, लोअर ऑर्डर ना हायर ऑर्डर, वो आज स्टेटेड इन द लेटर पेनाल्टी, जो सेकेंड पेनाल्टी ऑर्डर में क्लियरली मेंशन होगा। यदि सेकेंड पेनाल्टी ऑर्डर में कुछ मेंशन नहीं होता है तो कंकरेंटली चलेगा, दोनों पेनाल्टी चलेगा, ठीक है, कंकरेंटली साइमल्टेनियसली चलेगा, इफ नथिंग स्टेटेड इन द ऑर्डर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, आइदर ए और बी। आइदर यदि आपको सेकेंड पेनाल्टी, एक पेनाल्टी तो चल रहा है और एक सेकेंड पेनाल्टी आपके ऊपर इंपोज हुआ, तो जो सेकेंड पेनाल्टी ऑर्डर मिलेगा उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि आपके ऊपर कौन सा पेनाल्टी चलेगा। यदि ऑर्डर में कुछ मेंशन नहीं है, सेकेंड पेनाल्टी ऑर्डर में कुछ मेंशन नहीं है, तो दोनों पेनाल्टी चलेगा कंकरेंटली साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो आइदर ए और बी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये मेरा 10 क्वेश्चंस था, थोड़ा जंबल करके मैं दिया था डिफरेंट रूल्स में, ऐसे आपको सीरीज आगे में मिलेगा और रूल पोजीशन को भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो माय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल, so that you can get notification for my upcoming videos, and also please just follow my Facebook page, so that systematically in systematic order you can get video link। So आज इतना ही है, थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।